Welcome students. I am Dr. Leena Khemchandani and I am working as an associate professor at Albert College Ajmer. Today's topic of discussion is professional conduct and OHS. विवॉक के सिलेबस का पेपर 1 है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड OHS, जिसका यूनिट 1 जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले कुछ एक जनरल बात आपसे करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पेपर की शुरुआत जब हम करते हैं तो उस पेपर का एक आउटलाइन हमें पता होना चाहिए। आज आप एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है, बीवॉक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का जो कोर्स है। इसमें आप बहुत सारे काम करेंगे, आप ऑफिसेज में काम करेंगे, आप लोगों के साथ डील करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपके वर्क कल्चर से रिलेटेड या आपको आपके काम से रिलेटेड कुछ एथिक्स जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, कुछ मूल्य हैं आपको जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका एक पर्सनालिटी डेवलप होगा और आपका काम करने का जो तरीका है वो बेहतर से बेहतर बनेगा। आज के डेट में जहाँ हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, जहाँ हम एक प्रॉपर कंडक्ट की बात करते हैं, काम जब हम करते हैं तो हमारे को एक प्रॉपर कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन वैल्यूज का एक अभाव देखने के लिए मिल रहा है और इसका रिफ्लेक्शन हमारे काम पे पड़ता है। हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इफेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली देश विश्व ये सब इफेक्ट होते हैं। तो एक पर्सनल लेवल पे इन कोर्सेज को करिकुलम में ऐड किया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है और अब वे अपने करिकुलम में ह्यूमन वैल्यूज़ का जो सब्जेक्ट है उसको वो ऐड कर रहे हैं। इसी ह्यूमन वैल्यू के सब्जेक्ट का एक छोटा सा जो पार्ट है वो आपके कोर्स में दिया गया है। और ये एक ऐसा पेपर है जिसको कि हम अपने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज हमारे को हमारे घर परिवार में स्कूल लेवल पे हम लोगों को सिखाई भी जाती हैं। लेकिन आपके कोर्स में जो पर्टिकुलर वैल्यूज अभी इस बार आपके करिकुलम में है वो आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड है। लेकिन उस पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक बात जरूर करेंगे। तो आपका यूनिट 1 जो है वो आपका इन बेसिक वैल्यूज से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपका जो मैंने आपको इसमें दे रखा है, आप ये देखेंगे तो आपका प्रोफेशनल कंडक्ट एंड OHS यूनिट 1 का आपका सिलेबस है। और जो पहला आपका क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे, जिससे कि आपको इजी रहेगा टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, और प्लस हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसके अंदर आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, व्हाट इज प्रोफेशनल कंडक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल कंडक्ट या प्रोफेशनल एथिक्स, जिसको व्यावसायिक या पेशावर नैतिकता क्या है। प्रोफेशनल एथिक्स आर प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, वो कुछ ऐसे सिद्धांतों का एक जो ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, वो हमारे कुछ ऐसे सिद्धांत जो कि पर्टिकुलर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही उनको फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स provide rules on how a person should act towards other people and institutions in such an environment। यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे नाम बता रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स, ऐसे एथिक्स या ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में फॉलो किए जाते हैं, वो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। यानी कि ये ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं। और इनसे क्या, ये जो रूल्स होते हैं ये बेसिकली जो लोग होते हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे या इंस्टीट्यूशंस आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर वातावरण में, इन चीजों को वो डिफाइन करते हैं। अनलाइक वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स आर ऑफन कोडिफाइड एज सेट ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यूज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
वैल्यूज जो होती हैं वो कॉमन होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो केवल कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही फॉलो करते हैं। जैसे कि अब अगर आप बात करेंगे कि अगर हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं या किसी एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो एक हॉस्पिटल के कुछ प्रोफेशनल एथिक्स कुछ तो कॉमन होंगे और कुछ पर्टिकुलर एथिक्स ऐसे होंगे जो हर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं। तो वो प्रोफेशनल एथिक्स हुए जो ग्रुप ऑफ पीपल आपके फॉलो करते हैं। कुछ जो कॉमन होंगे वो भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मेडिकल फर्टर्निटी एक ही तरीके के जो एथिक्स हैं वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रोफेशनल एथिक्स। दिस मीन्स दैट all those in a particular group will use the same ethics even though their values may be unique to each person. हर व्यक्ति की अगर वैल्यू सिस्टम अलग अलग है, फिर भी अगर वे उस ग्रुप में शामिल हैं, तो उस ग्रुप के जो एथिक्स हैं, जो प्रोफेशनल एथिक्स डिफाइन किए गए हैं, जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, वो लोग फॉलो करेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जाता है, व्हाट आर वैल्यूज? मूल्य क्या है? वैल्यूज आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड और मोटिवेट एटीट्यूड्स और एक्शंस। अब देखिए, हम जब छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तब हमारे को कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमारे को बताई जाती हैं। कुछ वैल्यूज हमें हमारे घर में मिलती हैं, कुछ वैल्यूज हमें हमारे स्कूल में मिलती हैं, और धीरे 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 ये जो वैल्यूज हैं ये क्यूमुलेटिव होके हमारे जो एटीट्यूड्स हैं या एक्शंस हैं उनको डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बेसिकली उसके वैल्यूज की वजह से उसका व्यवहार उस तरीके से डेवलप हुआ है। तो वैल्यूज जो है वो फंडामेंटल यानी कि जो मौलिक रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं, जिनकी वजह से हमारे एटीट्यूड्स और एक्शंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। दे हेल्प अस टू डिटरमिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस, और वैल्यूज की वजह से ही हम ये अंदाजा लगाते हैं या ये हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज या कौन सी वस्तु हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Values describe the personal qualities we choose to embody to guide our actions. Values जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि हमारी जो पर्सनल क्वालिटीज हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के फादर स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनका जो बच्चा होगा वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट्स में, एटलीस्ट उसमें स्पोर्ट्समैनशिप होगी। रीजन, क्योंकि उसने वो अपने परिवार में वो चीज देखी है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक प्रायोरिटी पे चीज रहेगी। ठीक है, और उसी से ही वो अपनी चीजों को गाइड करेगा। ये जो वैल्यूज होती हैं ये हमें गाइड करती है हमारे एक्शंस को लेकर। द सॉर्ट ऑफ पर्सन वी वांट टू बी, हम किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं। द मैनर इन विच वी ट्रीट आवरसेल्व्स एंड अदर्स, हम कैसे खुद को ट्रीट करते हैं और किस तरीके से हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एंड आवर इंटेंशन विथ द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारा जो इंटरेक्शन होता है, हमारा जो व्यवहार होता है हमारे आसपास के लोगों के साथ, हम बाकी रिमेनिंग दुनिया के साथ, ये सब चीजें हमारी वैल्यूज की वजह से प्रभावित होती हैं। दे प्रोवाइड द जनरल गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट, यानी कि किस तरीके से ये हमें दिशा निर्देश देते हैं कि हमें आचरण किस तरीके से करना चाहिए, हमें कंडक्ट किस तरीके से करना चाहिए। Values in a narrow sense is that which is good, desirable और worthwhile. वैल्यूज को अगर हम बहुत ही एक संकीर्ण अर्थ में अगर हम उसे देखना चाहें, तो वैल्यू जो होता है वो ये बताता है कि अच्छा क्या है, गुड क्या है, डिजायरेबल यानी कि वांछनीय क्या होना चाहिए, और वर्थवाइल यानी कि सार्थक क्या है, कौन सी चीज सही है। ठीक है, तो वैल्यूज हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या डिजायरेबल है और क्या वर्थवाइल है। वैल्यूज आर द मोटिव बिहाइंड पर्पसफुल एक्शन। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, हम एक किसी वजह से हम वो कार्य करते हैं। तो जो कार्य करने की जो वजह है वो वजह हमें हमारे वैल्यूज की वजह से आती है। कि अगर हम अगर मान लीजिए अगर किसी के घर में कोई इस तरीके का माहौल है कि आप सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करके और फिर आप अपनी पढ़ाई पे बैठेंगे, तो ये जो हम दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं ये हमारी वैल्यूज की वजह से हम ये दिनचर्या को फॉलो करते हैं।
दे आर व्हाट मोटिवेट आवर बिहेवियर। वैल्यूज को क्या है, वैल्यूज हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, हमारे बिहेवियर हम कैसे हैं ये हमारे वैल्यू सिस्टम हमें बताता है। दे ग्राउंड आवर जजमेंट्स अबाउट व्हाट इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। आपने कई बार देखा होगा, आप अगर आप किसी से संवाद कर रहे हैं, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता होगा कि आप कहते होंगे कि ये चीज सही नहीं है, कभी आपका फ्रेंड कहता होगा कि ये चीज सही नहीं है। तो ये सही नहीं है और ये सही है, इसका जो डिस्टिंग्विश हम करते हैं आपस में, वो डिस्टिंग्विश हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम हमारे वैल्यू सिस्टम के ऊपर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे जजमेंट्स कैसे होने चाहिए। हम किसी भी चीज पे जजमेंट लेते हैं, हम किसी भी चीज पे निर्णय लेते हैं, तो निर्णय हम किस बेसिस पे लेते हैं, निर्णय हम हमारे वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे लेते हैं। Any form of activity that involves making judgments about what is better or worse, किसी भी तरीके का ऐसा डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर आप ये दिखाना चाहते हो कि क्या चीज अच्छा है, क्या बेटर है, और क्या वर्स है, क्या बुरा है, या क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या गुड है क्या बैड है, हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, ये चीज हाई क्वालिटी की है, ये चीज लो क्वालिटी की है, ऐसा करोगे तो अच्छा है, ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं है, ये करोगे तो सही है और ये करोगे तो गलत है, ऐसा करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा करोगे तो अनसक्सेसफुल होगे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग जो है, ये हमारी वैल्यू सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। अब वैल्यूज जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। देयर आर वैल्यूज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज इन आर्ट, वैल्यूज इन सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हमारी सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं जो है हमारी, उनमें भी वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू साइंस में भी होती हैं, वैल्यूज रिलेशनशिप्स में भी होती हैं, वैल्यूज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में भी होती हैं, वैल्यूज हमारे रीजनल वैल्यूज भी होती हैं, रिलीजियस वैल्यूज भी होती हैं हमारी, और हमारी डे टू डे, आर डे टू डे एक्सपीरियंस इज सैचुरेटेड विद वैल्यूज एंड वैल्यू जजमेंट्स। तो हम बेसिकली दिन भर में हम जो भी काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हम किस पर आधारित है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम के ऊपर आधारित होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा वैल्यूज अलग अलग तरीके की हैं, कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं। ये जो फर्स्ट यूनिट है आपका, ये आपका एक बेस क्लियर करता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, दूसरा वैल्यूज के ऊपर था, और तीसरा जो है वो आपकी मॉरल वैल्यूज के ऊपर है, यानी कि नैतिक मूल्य क्या होता है। तो मॉरल वैल्यूज आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गाइडिंग अस टू इवैल्यूएट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वैल्यूज तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया, उस बड़े कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है हमारा मॉरल वैल्यूज। तो जो हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं वो इस तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे हमारा, कि ये बताने में कि क्या सही है और क्या गलत है। moral values help shape the character and personality of individuals। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, moral values अगर किसी व्यक्ति में है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। तो मॉरल वैल्यूज हमें हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा जो चरित्र है, और पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व जो है, उसको डेवलप करने में, उसको शेप करने में हमें मदद करता है। Moral values such as integrity, determination, loyalty, truthfulness, honesty, giving respect to each other, etc. should be inherited by every individual। आपने देखा होगा बड़े लोग हमसे कहते हैं हमेशा सच बोलना चाहिए, ऑनेस्टी रखो, है ना, और आप लॉयल रहो, ठीक है, ईमानदार रहो आप, और बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सब हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज जैसे कि इंटेग्रिटी हो गई, ठीक है, जैसे कि इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता हो गई, या हम दृढ़ संकल्प है, हम डिटर्मिन है, किसी भी काम को करने के लिए हम दृढ़ संकल्प है। तो अगर हम कोई भी काम दृढ़ संकल्पता से करते हैं तो क्या होता है, वो काम सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो अगर हम डिटर्मिन है किसी भी काम को करने के लिए, हम लॉयल है यानी कि निष्ठा है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अगर हम लॉयल है, निष्ठा है हमारे में, तो हम ज्यादा बेहतर ढंग से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। हम ट्रूथफुल है यानी कि हम सच्चाई है हमारे अंदर, ऑनेस्टी यानी कि हम ईमानदार हैं, गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसमें केवल बड़ों को ही रिस्पेक्ट नहीं देना है, हम अगर हमारे कलीग को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बड़े लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको, तो फर्स्ट यू हैव टू गिव एंड देन ओनली यू विल गेट। जो आप दोगे वही आपके पास रिटर्न में आएगा। अगर आप उनको अच्छे भावना से आप उनसे बात करेंगे तो सामने वाला भी आपसे अच्छे भावना से बात करेगा।
तो ये सब जो वैल्यूज है ये हमें इनहेरिट करने चाहिए, यानी कि हमें विरासत में ये सब चीजें हमें हमारे बड़े लोग देते हैं तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए. एज स्टेटेड अर्लियर, मॉरल वैल्यूज हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो हमें बताती हैं कि सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट आवर डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव्स नेचुरली. तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम हमारे वैल्यू सिस्टम, अगर आप एक ही वैल्यू सिस्टम फॉलो करोगे तो धीरे 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 क्या होगा, डिसीजन लेने की जो आपकी पावर है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एथिकल वैल्यूज. एथिकल वैल्यूज क्या होती हैं. ठीक है. तो एथिकल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्य हमारे क्या होते हैं. नैतिक मूल्यों के अंदर हमारे पास 6 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एथिकल वैल्यूज है जो हमें फॉलो करने हैं. ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप. ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल वैल्यूज हैं जो हमारे को फॉलो करने होते हैं. इनको अगर हम हिंदी में बोले तो विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, देखभाल और नागरिकता. ये 6 हमारे नैतिक मूल्य जो हमें फॉलो करने हैं. सबसे पहला है हमारा ट्रस्टवर्दीनेस. ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है, कंसर्न्स अ वैरायटी ऑफ बिहेवियरल क्वालिटीज जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी और लॉयल्टी. ट्रस्टवर्दीनेस यानी कि आप क्यों किसी के लिए ट्रस्टवर्दी होगे. ठीक है. कोई आप पे क्यों विश्वास करेगा. तो विश्वास अगर किसी को आपके ऊपर करना है तो आप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. जैसे आप ऑनेस्ट होने चाहिए हो, आप इंटेग्रिटी होनी चाहिए आप में, आप रिलायबिलिटी होनी चाहिए आप में, और आप में लॉयल्टी होनी चाहिए. ये अगर 4 गुण आप में हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको ट्रस्ट करेगा. और अगर कोई आपको ट्रस्ट करेगा इसका मतलब ये है कि आप एथिकली एक अच्छे इंसान हो. ठीक है. तो सबसे पहला है हमारा ऑनेस्टी. तो ऑनेस्टी क्या होता है. ठीक है. देयर इज नो मोर फंडामेंटल एथिकल वैल्यू देन ऑनेस्टी. ऑनेस्टी से ज्यादा बड़ा कोई भी फंडामेंटल यानी कि मूलभूत एथिकल वैल्यू नहीं है. सबसे जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एथिकल वैल्यू है वो हमारी ऑनेस्टी होती है. ठीक है. वी एसोसिएट ऑनेस्टी विद पीपल ऑफ ऑनर. हम ये हमेशा देखते हैं कि जो लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा जो ऐसे सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनके साथ हम ऑनेस्टी को लिंक करते हैं. एंड वी एडमायर एंड ट्रस्ट दोज हु आर ऑनेस्ट. और हम हमेशा ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों का हम हमेशा आदर करते हैं जो लोग ऑनेस्ट होते हैं. ऑनेस्टी इन कम्युनिकेशंस इज अबाउट इंटेंट टू कन्वे द ट्रूथ as best. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा वाला लाइन. कम्युनिकेशन जब हम किसी के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर आप ऑनेस्ट हैं तो जो सच बात है वो आप कन्वे करेंगे. ठीक है. जो सच है वो हम कन्वे करेंगे. We know it and to avoid communicating in a way likely to mislead or deceive. और हम या इसका उल्टा अगर हम देखते हैं, या तो हम सच बोलेंगे और या हम किसी को मिसलीड नहीं करेंगे. तो मिसलीड नहीं करने का मतलब ये है कि आपने उससे ऑनेस्टी से बात करी है. दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रस्टवर्दीनेस का वो है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी. देयर आर नो डिफरेंसेस इन द वे एन एथिकल पर्सन मेक्स डिसीजन फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर आप एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में अलग अलग ढंग से आप काम कर रहे हैं तो फिर आपकी इंटेग्रिटी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है. इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आप निष्ठा से काम कर रहे हैं. आप कोई भी, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम दिया गया, उस एक काम आपको दिया गया आपने अच्छे से किया, दूसरा काम आपको दिया गया तो आपने उतने अच्छे से नहीं किया. तो ये इसका मतलब आपके इंटेग्रिटी के अंदर आपका कुछ प्रॉब्लम है. यू आर नॉट एन अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी. ठीक है. नो डिफरेंस इन द वे दे एक्ट at work or and at home, in public and alone. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कई लोग घर में अलग ढंग से बिहेव करते हैं और ऑफिस में अलग ढंग से बिहेव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग ढंग से बिहेव करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, अगर आप एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, तो आप घर में भी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आप ऑफिस में, या जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में, या जैसे पूरी दुनिया के साथ. तो इंटेग्रिटी
आपको ये सिखाती है कि आपको कोई भी काम जो करना है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हो आप, आपको वो काम उसी तरीके से करना है जैसे कि आप हर सिचुएशन में उसको करेंगे। आपको सिचुएशन वाइज उसको बदलना नहीं है। The person of integrity takes time for self-reflection so that the events, crises, and the necessities of the day do not determine the course of their moral life. They stay in control. अब ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, कभी भी कोई सिचुएशन आया उसमें तुरंत हमने एक डिसीजन लिया और उस पर हमने काम करना शुरू करा, ऐसे हमें नहीं करना है। अगर कोई इंटेग्रिटी वाला पर्सन है तो वो पहले खुद को एक कुछ समय देगा। अगर उसके सामने एक समस्या है तो उस समस्या को वो कुछ समय समझेगा, सोचेगा और फिर उसके बाद वो एक्शन लेगा। और ये वो क्यों करता है? ये वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप में रिफ्लेक्शन लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, क्या वो डिसीजन मेरे इंटेग्रिटी को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है? क्या वो डिसीजन ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहा हूँ और फिर मैं उसके ऊपर मैं कहीं ना कहीं वो जाके मेरी मॉरल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो अगर इस चीज को वो चेक करता है और उसके बाद वो स्टेप लेता है तो वो ज्यादा कंट्रोल में रहता है। दे स्टे इन कंट्रोल। तो जो इंटेग्रिटी वाले लोग होते हैं वो हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। अब 4 बहुत इंपॉर्टेंट एनिमीज यानी कि शत्रु होते हैं इंटेग्रिटी के, ठीक है। अगर आप ये 4 चीजें देखेंगे तो कभी भी आप कोई एक्शन लें तो आप ये देखें कि क्या ये आपका जो एक्शन है वो इन 4 चीजों पर रिलाई कर रहा है। क्या अगर रिलाई कर रहा है इसका मतलब आपका डिसीजन सही नहीं। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि ये तो मेरा खुद का इंटरेस्ट की चीज है, इसका मतलब ये है कि वो डिसीजन बायस्ड है, वो डिसीजन सही नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। थिंग्स वी डोंट, सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक हुआ जो हम चाहते हैं वो कर लो, एक ये कि भाई मुझे ये काम नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये वाली चीज तो मुझे अच्छी लगती है तो ये ले लो और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती ये मत लो, ऐसा नहीं है। तो सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन भी नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिसेप्शन भी नहीं होना चाहिए। डिसेप्शन मतलब कि हम कोई भी एक सिचुएशन का, वो आपकी कहावत होती है ना कि अगर आप आंख बंद कर लोगे, अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो ये देखेगा कि बिल्ली उसको नहीं देख रही है, ऐसा नहीं होता है। तो सिचुएशन जो है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्लियरली हमें देखना पड़ेगा। हम डिनाई नहीं कर सकते, हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को प्रॉपरली देखने के लिए। तो कोई अगर गलत चीज भी हो रही है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके विरोध में भी कोई चीज हो रही है, तो उस सिचुएशन को भी आपको इवेल्युएट करना है, आपको देखना है, आपको अच्छे से उसको समझना है। एंड सेल्फ राइटियसनेस, सेल्फ राइटियसनेस का मतलब यह है कि मैं सही हूँ, ठीक है। तो एन एंड जस्टिफाइज द मीन्स एटीट्यूड, ठीक है। कि आप एक अंत औचित्य दृष्टिकोण, मतलब आप ये देख लें कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो मुझे ये चाहने के लिए मैं इन मीन्स का हम यूज करके और ये चीज में ले आऊं। यानी कि अल्टीमेटली यू वांट अ डिसीजन टू बी मेड और आप चीजों को इस तरीके से चीजों को ले रहे हैं, रिसोर्सेस को इस तरीके से ले रहे हैं जिससे कि अल्टीमेटली वो डिसीजन मेकिंग हो जाए। तो ये गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये प्रूव नहीं करना कि आप सही हैं, आपको ये प्रूव करना है कि क्या चीज सबके लिए सही है, क्या चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप, अगर आपका डिसीजन इन 4 पैरामीटर्स में से किसी एक पर लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका डिसीजन जो है वो इंटेग्रिटी से पूर्ण नहीं है। इट इज नॉट इंटेग्रल, इट इज नॉट इंटीग्रेटेड। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। अगर आप ट्रस्ट वर्दी हैं तो आप में रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब रिलाई करना चाहिए। जैसे कोई टेस्ट, जब क्रिकेट का मैच होता है तो क्रिकेट के मैच में हम कहते थे द्रविड़ जो है वो रिलायबल है, मैन ऑफ रिलायबिलिटी। रीजन क्योंकि हमें ये लगता था कि नहीं ठीक है, क्योंकि वो अगर स्टेडियम में है, वो अगर पिच पर है तो उनपे हम क्या कर सकते हैं, हम रिलाई कर सकते हैं कि वो इंडिया को जो है वो विन करवाएंगे, ठीक है। तो ये होती है रिलायबिलिटी। अगर लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर लोग आप पर विश्वास कर सकते हैं, लोग आप पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ट्रस्टवर्दी हैं। when we make promises or commitments to people, our ethical duties go beyond the legal obligations। आप हमेशा इसे देखेंगे, अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो नॉर्मली हम बोलते हैं promises are made to be broken, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रॉमिस अगर आपने किसी से किया है, एक छोटा प्रॉमिस किया हो या बड़ा प्रॉमिस किया हो, कमिटमेंट अगर आपने किसी को किया है, अगर आप मैन ऑफ वर्ड हैं, मैन ऑफ वर्ड्स अगर आप हैं,
तो आप अपने प्रॉमिस को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको ये लगता है कि प्रॉमिसेस तो ठीक है, चलो प्रॉमिसेस क्या, एक दिन प्रॉमिस किया दूसरे दिन उसको तोड़ दिया, तो आप ये मान के चलें कि आपका मॉरल वैल्यू सिस्टम जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में। और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आज तो शायद आप इसको रियलाइज नहीं करेंगे, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जहां आपको लगेगा कि ये चीज अगर मेरा अगर पर्सनालिटी, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके जो मॉरल वैल्यूज है वो आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो पर्सनालिटी आपके मॉरल सपोर्ट, मॉरल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप इजी डिसीजंस ले लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में आपने इजी डिसीजंस लिए हैं, तो लाइफ में जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप एज आपके पास होगी, जब जिम्मेदारी आपके पास होंगी, तब आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप सक्षम नहीं होंगे। तो इसीलिए अपने आप को जितना आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप अपने मॉरल वैल्यूज को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो बनेगी। तो कभी भी अपने प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स जो है जो आप लोगों से करते हैं वो आप कभी भी ना तोड़ें, क्योंकि जब हम प्रोमिसेस करते हैं किसी से भी, तो प्रोमिसेस में अगर आप तोड़ेंगे तो कोई आप पे लीगल एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने किसी का प्रॉमिस तोड़ा है या कमिटमेंट आपने करके और अब वो कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया है, तो दैट विल गो बियॉन्ड द लीगल ऑब्लिगेशंस, वो आप पे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि कानून तो आपको सजा दे देगा, कानून अपनी जो कानून की सजा होती है सबसे इजी सजा होती है, लेकिन क्योंकि आपके उसमें एक लूप होल रह जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में एक लूप होल रह जाएगा, और उस लूप होल के कारण आपकी पूरा जीवन जो है उससे प्रभावित होगा। The ethical dimension of promise keeping imposes the responsibility of making all reasonable efforts to fulfill our commitments. और जब हम किसी का प्रॉमिस रखते हैं, जब हम किसी के प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, तो अब मान के चलिए कि हम उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की को हम एक विश्वास दिला रहे हैं कि आप जो हैं एक ट्रस्टवर्दी इंसान है, आप एक रिलायबल इंसान है। और जब हम इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, तो हम वो हर एफर्ट लगाते हैं जिससे कि हम उस प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं। प्रॉमिस डिफिकल्ट है या प्रॉमिस डिफिकल्ट नहीं है, इस चीज से मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप डिटर्मिन हैं, क्या आप रिलायबल हैं अपनी प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी कभी भी जब हम प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई भी प्रॉमिस कर दिया और आप कर रहे हैं। रिलायबिलिटी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देनी है। पहले, अवॉइड बैड फेथ एक्सक्यूजेस। बैड फेथ एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना, ये आपको बहाने नहीं बनाने, ठीक है। दूसरा, अवॉइड अनवाइज कमिटमेंट्स। कभी भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना है जो आपको पता है कि वो वाइज डिसीजन नहीं है, ठीक है। वाइज डिसीजन यानी कि आपका विवेकपूर्ण डिसीजन होना चाहिए। प्रॉमिसेस जो है वो विवेकपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी प्रॉमिस ऐसी हवा में नहीं कर देनी है अपन को प्रॉमिसेस अगर हम कर रहे हैं तो हम मैन ऑफ वर्ड्स, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जब आप अपने शब्दों पे खरे उतरते हैं। तो आप शब्दों पे कब खरे उतरेंगे, जब आप इस चीज को, इसका मूल्यांकन करेंगे इस चीज का कि जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ या जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ वो प्रॉमिस फुलफिल होगी, हो सकती है, और ये हम अगर करते हैं फुलफिल तो अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट है वो एक अच्छा रिजल्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड अवॉइड अनक्लियर कमिटमेंट्स। कभी भी ऐसे अस्पष्ट कमिटमेंट्स हमें नहीं करने हैं। हमें कोई ऐसा नहीं करना कि आपने प्रॉमिस किया, आपका फ्रेंड आपको बोलता है आपने तो मुझसे ये प्रॉमिस किया था, तो आप बोलो नहीं मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था। तो ये जो अनक्लियर प्रिडिक्शंस होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ये हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। वी शुड बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट टू से, वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमारे कमिटमेंट्स क्या है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। तो लॉयल्टी इज अबाउट promoting and protecting the interests of certain people, organizations और affiliations। तो लॉयल्टी यानी कि वफादारी, वफादारी हमें होनी चाहिए। वफादारी से क्या होता है, हम प्रमोट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा, तो बड़े बड़े राजा महाराजों के पास कौन थे कि लोग थे, लॉयल लोग थे, और उनके बेसिस पे उन्हें बड़ी बड़ी जो लड़ाई है वो उन्होंने लड़ी,
ठीक है। तो अगर ये लॉयल लोग नहीं होते, उसी तरीके से आज के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो लॉयल हो। आप आगे जाके किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा सकते हैं। साथ ही अगर मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे। तो जब एक आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे और आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो लॉयल अगर नहीं है, तो क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अकेले अपने कंधों पे ऊपर लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते हो, हमें लोग चाहिए। तो आपके रोल दोनों डिफाइंड होने चाहिए, दोनों रोल्स में आप बिल्कुल लॉयल्टी का आप में गुण होना चाहिए, जिससे कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें और अल्टीमेटली आप साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप ऊपर लेके जाए, ग्रोथ पाथ पे लेके जाए। तो ये 4 अगर आप में गुण हैं तो आप ट्रस्ट वर्दी कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने एथिकल वैल्यूज में पहला कंप्लीट किया है, ट्रस्ट वर्दी। दूसरा है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज अबाउट ऑनरिंग द इसेंशियल वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल इंक्लूडिंग वनसेल्फ। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिस्पेक्ट केवल हमें दूसरों को नहीं देनी है, दूसरों को तो देनी ही है, लेकिन पहले हमें शुरुआत करनी है खुद से। आप अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप खुद की रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि खुद की वैल्यू करिए। डिग्निटी यानी कि आपकी भी एक सम्मान है, तो उस सम्मान को हमें देना है। खुद को भी सम्मान दीजिए, दूसरों को भी सम्मान दीजिए। वी आर मॉरली ऑब्लिगेटेड टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर। आप मॉरली, अगर हम मॉरल वैल्यूज की हम बात करते हैं तो कभी भी हमें ये नहीं सिखाया जाएगा कि हम किसी दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो मॉरली एक अंडरस्टेटेड लाइन होती है कि हमें किसी भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हो, चाहे हम अपने घर की मेड से बात कर रहे हो, हम ऑर्गेनाइजेशन के पियोन से बात कर रहे हो, हम स्टूडेंट से बात कर रहे हो, हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, ठीक है, हम राह चलते किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, हम किसी से भी बात कर रहे हो, हमें रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव डन, we have a responsibility to be the best we can be in all situations। और अब हम जब किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा व्यवहार बदलता है। व्यवहार जब हमारा बदलता है तो हम कभी किसी से कैसे बात करते हैं, कभी किसी से हम कैसे बात कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम ऑल सिचुएशंस में, भले आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, अनप्लेजेंट पीपल से भी आप बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे बहुत जोर से भी बात कर रहा है, बहुत चिल्ला के बात कर रहा है, स्टिल आपको उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है। तो रिस्पेक्ट इज समथिंग कि अंडरस्टेटेड है ये चीज। मतलब आपको कोई चीज कहीं पर भी, किसी भी आप रिलीजन उस पर चले जाइए, आप कहीं पर भी ये नहीं दिया जाता है कि आप दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट, सम्मान देना एक हमारा मूलभूत एथिकल वैल्यू सिस्टम है। रिस्पेक्ट फोकसेस ऑन, रिस्पेक्ट किस पर अपना फोकस केंद्रित करता है? सिविलिटी, कर्टेसी एंड डिसेंसी। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्टफुली आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप एक सिविल पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, आप कर्टियस कहलाएंगे और आप डिसेंट कहलाएंगे। ठीक है, और रिस्पेक्टफुल पर्सन इज अ गुड लिसनर। रिस्पेक्टफुल पर्सन जो होता है ना, जो व्यक्ति जिसका खुद का एक रिस्पेक्ट होता है और जो ये जानता है कि हमें सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है, तो वो एक गुड लिसनर होता है। ठीक है, आपको सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले आप चीजें सुने। ठीक है, अ रिस्पेक्टफुल पर्सन इज अ गुड लिसनर। The respectful person treats others with consideration and doesn't resort to intimidation, coercion, or violence except in or extraordinary and limited situations to teach discipline, maintain order or achieve social justice। अब इसके अंदर एक जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति को कंसिडर करेगा, यानी कि उसकी बात सुनेगा और कभी भी किसी भी तरीके के ऐसी सिचुएशन में नहीं जाएगा जहां पर कि उसको वायलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है या परिस्थितियों को उसको छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी वो किसी भी परिस्थिति में वो नहीं जाएगा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसा करेगा। कई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हो सकती हैं
कुछ लिमिटेड सिचुएशंस हो सकती हैं जहां उसको डिसिप्लिन सिखाना है या जहां उसको ऑर्डर सिखाना है या कोई सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई अगर इशू है, इन सिचुएशंस में वो जरूर अपने इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट वाला जो कंसेप्ट है उसको वो साइड में रख सकता है, लेकिन ये भी वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही करेगा। नेक्स्ट है टॉलरेंस। एन एथिकल पर्सन एक्सेप्ट्स individual differences and beliefs and judges others only on their character। अच्छा, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप टॉलरेंस पावर होना चाहिए आप में, मतलब सहनशीलता आप में होनी चाहिए, ठीक है, आप सहज होने चाहिए, आप इजी गोइंग होने चाहिए, और आप जो है आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मतलब हम कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं अगर वो मेरे से कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को मुझे समझना पड़ेगा और मुझे इस चीज को दरकिनार रखना पड़ेगा कि हमारे कुछ पर्सनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उस समय उस सिचुएशन से रिलेटेड जो वो व्यक्ति मुझे कह रहा है, उस सिचुएशन से रिलेटेड मुझे उस चीज को सोचना है, समझना है और मुझे डिसीजन उसके बेसिस पे लेना है, ना कि इस बेसिस पे कि मैं पर्सनली उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रही हूँ। तो जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं, बिलीव्स हैं, उनको मुझे ध्यान नहीं देना है जब मैं डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे एथिकल वैल्यूज में आता है वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, लाइफ तो चॉइसेस से भरपूर है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं लूंगी अपने नेक्स्ट सेक्शन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अभी तक का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे कि मैं और टॉपिक्स जो हैं इससे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे कंटिन्यू शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच।